हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद एमआर। आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स, एक छोटा टॉपिक। अरेनियस इक्वेशन बोल लो या इक्वेशन थ्योरी बोलो। इक्वेशन थ्योरी बोलती क्या है? अरेनियस इक्वेशन जो होती है ये डिफाइन करती है रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। यानी रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा। कि रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, या रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट करता है। अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, और रेट कांस्टेंट बढ़ता है तो हमारे पास रेट इंक्रीज करता है। तो हम ये देखेंगे इस थ्योरी के अंदर, अरेनियस थ्योरी के अंदर, ये रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली कैसे इंक्रीज करता है। ठीक है, तो टर्म है, एक टर्म है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ये कहता है, ये कहता है कि रेट कांस्टेंट लूं एट टेम्परेचर टी पे, एंड रेट कांस्टेंट लूं 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पे, एट टी प्लस 10 केल्विन पे, तो हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब विद राइज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री केल्विन, द रेट कांस्टेंट becomes doubled और ट्रिपल्ड। जो हमारे पास रेट कांस्टेंट हो जाएगा वो डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट डेफिनेशन क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट of a reaction with two different temperature having difference of 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री केल्विन और 10 यूनिट्स। ये किसका रेशियो होता है? रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है विद टू डिफरेंट टेम्परेचर। ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो हमें यहाँ से पता लगा कि अगर मैं टेम्परेचर के इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास रेट कांस्टेंट भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, जिसको एक और चीज़ समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट आगे बढ़ कैसे रहा है। ठीक है, इसे समझने के लिए हम पढ़ते हैं एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अब ये है क्या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? तो पहले बना लेते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस तरफ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ पार्टिकल, इस तरफ काइनेटिक एनर्जी। अब है क्या, अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात करूं तो हमारा टर्म होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी सपोज करते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे यहाँ पे है। ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है?
मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू गेट इनटू प्रोडक्ट। जब सब कम से कम इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी, तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी काइनेटिक एनर्जी फॉलो करेगी। तो ये हमारे पास लिया एट टेम्परेचर T1 पे। हमने क्या करा, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, उससे होगा क्या, एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने क्या करा, हमने ये करा कि ये ग्राफ हमने टेम्परेचर T पे लिया और ये ग्राफ हमने टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री राइजिंग टेम्परेचर पे लिया। तो हुआ क्या, इससे हमारे पास एट टेम्परेचर T1 पे इतने नंबर ऑफ कॉलिजन हो रहे थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, और इस टेम्परेचर पे एट T प्लस 10 टेम्परेचर पे हमारे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ गए कितने, अप्रॉक्स, या तो ये बोल सकते हैं हमने टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टू गेट इनटू प्रोडक्ट इंक्रीजेस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हुए, प्रोडक्ट में जाने के लिए इंक्रीज हो गए विद रिजाइडिंग टेम्परेचर। तो ये क्या था हमारे पास मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक और ग्राफ देख लेते हैं। चलो एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, A प्लस B C प्लस D। ये हमारे पास रिएक्शन कांस्टेंट K1 है, ये रिएक्शन कांस्टेंट K2 है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है EA1, इसकी एनर्जी है EA2। इसको और समझने के लिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे पुट कर लेते हैं। ये है मेरे पास एनर्जी, यहाँ रिएक्टेंट है, दिस इज प्रोडक्ट। हमने क्या करा, ठीक है, तो ये है एनर्जी ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसी को हम कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ वन टू गेट इनटू प्रोडक्ट्स, और उसको हम बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट टू गेट इनटू रिएक्टेंट्स। और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू गेट इनटू प्रोडक्ट। ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है, दोनों में फर्क है। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को कितनी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो इसको एक टर्म आता है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर से पहले हमारे पास इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, दैट इज K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। ये हमारे पास रिएक्शन के इक्विलिब्रियम आ गया। अब वेंट ऑफ फैक्टर देख लेते हैं, एक टर्म है वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ
फैक्टर। यह कहता है दैट डी लॉग एन के इक्विलिब्रियम अपॉन के टी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें डेल्टा ई क्या है और के इक्विलिब्रियम क्या है हमने देखा। जो डेल्टा ई है वो है EA1 माइनस EA2 एक्टिवेशन एनर्जी of this reaction minus activation energy of this reaction. ओके, तो log n के इक्विलिब्रियम d log n k1 by k2 अपॉन dt is equal to EA1 minus EA2 upon RT square, that is d log n k1 minus log n k2 अपॉन dt, that is log n a by b क्या होता है log n a माइनस log n b, इधर EA by RT स्क्वायर माइनस EA by 2 RT स्क्वायर। इसको अगर मैं अलग करूँ दैट इज d log n k1 अपॉन dt माइनस d log n k2 अपॉन dt इज इक्वल टू a by RT स्क्वायर माइनस EA by RT स्क्वायर, दैट इज 1, दैट इज 2। यानी यहाँ से एक जनरल इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसको रिलेट करके और इसको रिलेट करके एक जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से क्या है, एक जनरल इक्वेशन निकल के आ जाएगी दैट इज t log n k अपॉन dt इजकल टू EA बाय RT स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एक जनरल इक्वेशन निकल के आ गई, इसको हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं। दैट इज इंटीग्रेशन बोथ साइड, दैट इज d log n k इजकल टू EA बाय RT dt, इंटीग्रेट इससे कैंसर, log n k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT, बिकॉज 1 बाय टी स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस 1 बाय टी प्लस सी, और इस सी को हमने मान लिया log n a, तो log n k इधर आ जाएगा माइनस log n a इजकल टू माइनस EA बाय RT, दैट इज log n k अपॉन a इजकल टू माइनस EA बाय RT। इसको अगर मैं रीअरेंज कर दूं दैट log n को अगर मैं इधर ले आऊँ k बाय a इज इक्वल टू e माइनस EA बाय RT, देन k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगा a e माइनस EA बाय RT। इसको बोलते हैं हम अरेनियस इक्वेशन, है क्या। इसको बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसके अंदर हमारे पास ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, टी क्या है टेम्परेचर, और आ रहा है हमारे पास रेट कांस्टेंट, और ए है हमारे पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो इसको हमें डिटेल में पढ़ना है इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन है क्या, दैट इज a इज इक्वल टू k इज इक्वल टू a EA बाय RT। अगर मैं ये रेट कांस्टेंट तो है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या है, की यूनिट क्या हो जाएगी पर सेकेंड और पर मिनट,
तो इसकी तो कोई यूनिट है नहीं, तो जो एक यूनिट होगी वही एक यूनिट होगी। तो हमारे पास की यूनिट क्या आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, पर सेकंड या पर मिनट। तो एक यूनिट क्या आ जाएगी, पर सेकंड और पर मिनट। इसलिए हम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक को क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, अब इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, अरेंज थ्योरी को या अरेंज इक्वेशन को। हमारे पास जो इक्वेशन है वह है दैट इज के इज इक्वल टू ए माइनस ई ए बाय आर टी एट टू डिफरेंट टेम्परेचर ले लें, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाय आर T1 एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K2 पे ए बाय आर T2। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ये आ जाएगी इक्वेशन सेकेंड। मैं करता हूँ फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, क्या आ जाएगा, K1 बाय K2 इजकल टू ई ए बाय आर टी अपॉन ए बाय आर टी। इसे कैंसर, K1 बाय K2 क्या आ जाएगा, ई माइनस ए बाय आर टी अपॉन ए बाय आर टी, दैट इज 1, दैट इज 2, दैट इज 1, दैट इज 2। इसको अगर इंटरचेंज करें, ये ऊपर आ जाएगा ए बाय आर टी प्लस ए बाय आर टी, दैट इज 1, दैट इज 2। अगर मैं इसको दोनों तरफ लॉग कर दूं, क्या आ जाएगा, लॉग K1 बाय K2 इज इक्वल टू ए बाय आर T1 प्लस ए बाय आर T2, दैट इज लॉग एन K1 बाय K2। इसमें से माइनस ये मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, 1 बाय T1 1 बाय T2। ओह सॉरी, ये लॉग एन है, लॉग एन। तो हमारे पास लॉग एन, और ये क्या होता है, 1 होता है, नॉट लॉग ई 1, ये नहीं होता हमारे पास, ये होता है। ठीक है, तो हमारा लॉग एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मुझे लॉग में चेंज करना है तो लॉग K1 बाई K2 2.303 इक्वल टू माइनस ये 1 बाय T1 1 बाय T2। तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉग एन K1 बाई K2 इक्वल टू माइनस ए बाय 2.303 1 बाय T1 1 बाय T2। चाहे इसको याद कर लो, चाहे इसको याद कर लो। ओके, तो ये था हमारे पास रेनॉल्ड्स इक्वेशन विद टू टेम्परेचर, इक्वेशन विद टू टेम्परेचर। ओके, तो इसके बाद में कुछ और एक दो तीन चीज और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास रेनॉल्ड्स इक्वेशन क्या होती है, K इजकल टू A माइनस ए बाय आर टी। इसको ये बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ, नहीं, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको क्या बोल सकते हैं हम, इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन। इसको बोलते हैं हम टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। मतलब अगर मैं K बाय A लिखूं इज इक्वल टू E माइनस ए बाय आर टी, ये हमारे पास क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ कोलिजन। मतलब टोटल में से कितना हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन है वो ये दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये हमारे पास
जो ई होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर नॉट ई अगर मेरे पास जीरो हो जाएगा, इफ ई ए अगर वो जीरो के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास ये पूरी क्वेश्चन क्या आ जाएगी, जीरो या मतलब वन, यानी के इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ए। यानी हमारे पास जो इफेक्टिव कॉलिजन है वो किसके इक्वल आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन के। यानी हमारे पास सारे कॉलिजन क्या है, सारे के सारे इफेक्टिव आपका पॉसिबल है एट हाई टेम्परेचर पे। ठीक है। अगर और दो हमारा दूसरी बात है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात है कि हमारे पास ये जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगी उससे होगा क्या, दैट इज के इक्वल टू ई ए बाई आर टी। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वैल्यू जो है बड़ी हो जाएगी। यानी हमारे पास के जो है बड़ा हो जाएगा ए से, तो के हमारे पास वैल्यू बड़ी हो जाएगी ए से। क्यों? कि हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने पे कुछ आ रहा है, तो के अगर बड़ा हो जाएगा ए से, इसका मतलब क्या, इफेक्टिव कॉलिजन क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर कॉलिजन से बड़े हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हमारे पास टोटल कॉलिजन ये हमारे पास क्या है, ए, और ऊपर क्या है, के इफेक्टिव। अब इफेक्टिव वाले तो हमारे पास कहीं बड़े हो नहीं सकते टोटल नंबर कॉलिजन से, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारे पास दो कंक्लूजन क्या निकले कि हमारे पास ई ए कभी भी जीरो नहीं होगा और ई ए कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने अर्नियस थ्योरम में क्या देखा, अर्नियस तो एक हमारे पास एक चीज और रह गई, एक चीज और हमारे पास एक चीज और रह गई, दैट इज कैटलाइज्ड एंड नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन। कैटलाइज्ड एंड नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन ये होती क्या है, कैटलाइज्ड नॉन कैटलाइज्ड, तो बस करते हैं। इसमें एक छोटी सी अरेंज थ्योरी के अंदर एक छोटी सी चीज और रह गई, दैट इज कैटलाइज्ड एंड अर्नियस थ्योरी के अंदर एक छोटी सी चीज और रह गई, दैट इज कैटलाइज्ड एंड नॉन कैटलाइज्ड। अगर मैं कैटलिस्ट डाल दूं रिएक्शन के अंदर तो होता क्या है, हमें पता है जो हमारे पास कैटलिस्ट करता क्या है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। कैसे? अगर मैं ग्राफ से पुट करूं तो इसका ग्राफ कैसा आता है, इसका ग्राफ आता है ये हमारे पास क्या है, नॉन कैटलाइज्ड का दैट इज रिएक्टेंट,
इसको थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, दैट इज प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या है, कैटलाइज्ड, कैटलिस्ट डाला हुआ है। इससे हुआ क्या, इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ नॉन कैटलाइज्ड। ठीक है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसी कैसे रिलेट करता है। चलो चेक करते हैं। हमारे पास जो अरेंज थ्योरी होती है क्या होती है, k इज इक्वल टू ए ई ए बाय आर टी। अगर मैं इसकी नॉन क्लस्टराइज बारे में लिखूं तो ए इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, नॉन कैटलाइज्ड अपॉन आर टी, और के कैटलाइज्ड के बारे में लिखूं तो ए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड अपॉन आर टी। दोनों को डिवाइड करें तो के कैटलाइज्ड अपॉन के नॉन कैटलाइज्ड इक्वल टू ए एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड अपॉन आर टी अपॉन ए नॉन कैटलाइज्ड अपॉन आर टी। इससे कैंसर कैटलाइज्ड अपॉन नॉन कैटलाइज्ड, इक्वल क्या आ जाएगी, ऊपर चला जाएगा, दैट इज ई एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड प्लस का एनर्जी ऑफ नॉन कैटलाइज्ड अपॉन आर टी। इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, दैट इज सी कैटलाइज्ड अपॉन सी नॉन कैटलाइज्ड इक्वल टू ई डेल्टा ई बाय आर टी। उसमें डेल्टा ई क्या है, इसमें डेल्टा ई है एनर्जी ऑफ नॉन कैटलाइज्ड माइनस एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड। तो हमारे पास ये था फॉर कैटलिस्ट, एक कैटलिटिक रिएक्शन के लिए अरेंज थ्योरी। ठीक है, चलो अगर मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ जो इंपॉर्टेंट भी है इसके अंदर, अरेंज थ्योरी का मतलब हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इसमें कैलकुलेशन करनी है, सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू प्रोडक्ट, यानी इसका रेट कांस्टेंट है K1, इसका रेट कांस्टेंट है K2, इसका रेट कांस्टेंट है K3, इसका रेट कांस्टेंट है K4। और मुझसे बोल दिया गया कि इसका A से प्रोडक्ट P बनने में K ओवरऑल जो है वो हमारे पास K1 इंटू K2 इंटू K3 अपॉन K4 की पावर 1/5 है। तो मुझे इसका ये बता दो ओवरऑल, और इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बता दो ओवरऑल। यह दोनों हमें फाइंड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ओवरऑल रेट कांस्टेंट। अभी कैसे करेंगे, इसका हमारे पास, चलो पहले हम डिटेल में जाते हैं, तो ये डिटेल में ए ओवरऑल और एक्टिवेशन ऑफ ओवरऑल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पता है जो के ए ओवरऑल है वो K1, K2, K3, K4, यानी इन सब का हमारे पास क्या आएगा, K1 के लिए क्या आ जाएगी, A1 एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन माइनस E1 अपॉन आर टी। K2 क्या आएगा, A2 E बाय आर टी। K3 क्या आएगा, A3 E बाय आर टी। K4 क्या आएगा, A4 E4 बाय आर टी। तो अगर मैं इन सब की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दूं तो हमारे पास यहाँ से ए ओवरऑल जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, दैट इज A1 A2 A3 अपॉन A4 की पावर 1/5। ये जो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू थी वही हमारे पास ए ओवरऑल की उसी टर्म में निकली, जैसे K1 K2 K3 K अपॉन K4, उसी तरह ए ओवरऑल जो होगा वो A1 A2 A3 अपॉन A4 की पावर 1/5। ठीक है, हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या आ जाएगा ओवरऑल, वो आएगा, ध्यान देखना, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4 अपॉन 5। ये हमारे पास आएगा एनर्जी ऑफ
ओवरऑल एक्टिवेशन। ठीक है, जैसे इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे क्या रहा कि मेरे पास कोई रिएक्शन है, ए से बी जा रही है, बी से सी जा रही है, सी से डी जा रही है, डी से प्रोडक्ट बन गया, यानी ए से प्रोडक्ट हमारे पास जो ए ओवरऑल है, के ओवरऑल है, इट K1, K2, K3, K4। जो के ओवरऑल है वो मेरे पास है K1, K2, K3, K4 की पावर 1/8। तो हमारे पास इसका ए ओवरऑल क्या आ जाएगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ ए ओवरऑल क्या आ जाएगा, जिसका 1/5 लगा देते हैं। इस 1/5 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई काम नहीं आएगा हमारे पास। तो जो ए ओवरऑल आएगा वो क्या आएगा, दैट इज K1, K2, A1, A2 अपॉन A3, A4 की पावर 1/8। ये 1/5 का क्यों नहीं आया, क्योंकि जब 1/5 को यहाँ डालेंगे तो हमारे पास A1, A2, A3, तो हमारे पास जो इसे कंपेयर करेंगे तो वैल्यू जो कट जाएगी, तो 1/5 वैल्यू वो दोनों तरफ कट जाएगी, दोनों तरफ कटेगी तो ये इसका कोई सिग्निफिकेंस रह नहीं जाता। तो हमारे पास ए ओवरऑल क्या आएगा, इसी टर्म में आएगा। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी हमारे पास यही रहेगी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमारे पास क्या रहेगी, दैट इज E1 माइनस प्लस E2 माइनस E3 माइनस E4 अपॉन 1/8। तो ये है ई ओवरऑल और ये है ई ए ओवरऑल। ठीक है, तो ये था हमारे पास अरेनियस थ्योरी, जिसके जो पूरा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने पढ़ा क्या क्या इसके अंदर, पहला पढ़ा हमने तो हमने पढ़ा क्या, पहला हमने पढ़ा अरेनियस थ्योरी, इक्वेशन क्या कहती है, K = माइनस EA/RT। सेकंड क्या पढ़ा, इसको हमने जब दो टेम्परेचर पे करा तो log K2/K1 = EA/2.303 1/T1 माइनस 1/T2। तो तीसरा देखा, दैट इज EA वो कभी 0 नहीं हो सकता और EA कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। चौथा देखा, दैट इज कैटलाइज्ड रिएक्शन का, जो हमारे पास KC होगा और K नॉन कैटलाइज्ड होगा, वो हमारे पास E डेल्टा EA अपॉन RT, और डेल्टा EA क्या होगा इसके अंदर, नॉन कैटलाइज्ड माइनस कैटलाइज्ड। ये नॉन कैटलाइज्ड माइनस कैटलाइज्ड क्यों है, तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नॉन कैटलाइज्ड की एक्टिवेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू C से। और हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट C का क्यों ज़्यादा आएगा, कैटलाइज्ड का ज़्यादा क्यों आएगा, क्योंकि इसका कैटलाइज्ड का रेट ज़्यादा होगा, रेट ज़्यादा होगा तो K भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और हमने पांचवा देखा, अगर मुझे K ओवरऑल दे रखा हो तो A ओवरऑल कैसे निकालेंगे एंड E ओवरऑल कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये हमने इस वीडियो में कंप्लीट करा। जो नेक्स्ट होगा वो हमारे पास होगा लिंडमैन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो हम ये करेंगे